आगे आइए, दिए हुए भारत में 25 से 29 के लिए यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में, मतलब भारत शामिल हुआ है जिसमें यूनेस्को के एग्जीक्यूटिव बोर्ड में, कार्यकारी बोर्ड में, ठीक है ना। 25 से कितने कार्यकाल के लिए? 29, यानी 4 वर्ष के लिए, ठीक है ना, शामिल हुआ है। तो इसे याद रखिएगा, बस इतना ही प्रश्न बनता ही है। आगे आइए, देश के पहले सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना, CBG कंप्रेस्ड बायोगैस, ठीक है ना। बायोगैस पे इस बार आपके सिविल एग्जामिनेशन में PCS में प्रश्न था, ठीक है ना, कि किससे किससे मिल करके बनी होती है, ठीक है ना, बायोगैस पे ही प्रश्न था, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो ये जो बनाया गया है पहला सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट जो बनाया गया है, वो कहाँ बनाया गया है? महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के कोपरगांव देश, मतलब यहाँ, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, महाराष्ट्र का अहिल्यानगर जिला, ठीक। आप लोगों को अहिल्यानगर देख करके क्वेश्चन रेज हो रहा होगा, सर तो पढ़ा रहे थे अहिल्या अहिल्या, ठीक है ना, अहिल्या लिखा जाता है, ये गलत है। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से क्या सही है, अहिल्या, अहल्या, अहिल्या, या बड़ी मात्रा दे देगा अहिल्या, ठीक है ना। तो सही अहल्या होता है। क्या होता है? अहल्या होता है, ठीक है ना। क्लियर? अहिल्या नहीं होता है सही, लेकिन लिखने वाले यही लिखते हैं, ठीक है ना। क्लियर? अब आपको भी पेपर में आए तो अहल्या ना लिख के आइएगा, लेकिन वहां अगर शुद्ध रूप पूछा जाए हिंदी में तो आप अहल्या लिखिएगा, ठीक है ना। ये चीज है, कोपरगांव, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। ये क्या है? सहकारी, देश का पहला सहकारी मल्टीफील्ड कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसे याद कीजिएगा। आगे नेक्स्ट है हमारा, ठीक है ना, भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, रेडियो दिरांग, नाम से ही लग रहा है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर? तो अरुणाचल प्रदेश में दिरांग है, ठीक। क्या? भारतीय सेना का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन, सामुदायिक यानी कम्युनल, ठीक है ना, कम्युनिटी बेस्ड, ठीक है ना, रेडियो स्टेशन है रेडियो दिरांग, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, रेडियो दिरांग। यह पहला 4 कॉर्प्स द्वारा ऑपरेशन सद्भावना के तहत शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य चीन सीमा से सटे क्षेत्रों में बेहतर संचार उपलब्ध करना और स्थानीय लोगों व सेनाओं के बीच क्या करना? विश्वास को बढ़ाना, ठीक है ना। और इस रेडियो स्टेशन का जो चैनल है वो क्या है? 88.4 FM, ठीक है ना, 88.4 FM, ठीक है ना, ये उसका चैनल है। ओवरऑल रेडियो दिरांग, याद रखिएगा, ये किसके द्वारा, किस ऑपरेशन के थ्रू चलाया गया? ऑपरेशन सद्भावना के थ्रू, ठीक है ना। अब आता है भारत में 25 से 28 अवधि के लिए CA और POC के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है। CA का मतलब यहाँ है काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशंस, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी हमारा क्या? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या? प्रशासन, ठीक है ना, प्रशासन, क्या? परिषद या प्रशासनिक परिषद, ठीक है ना, काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, ठीक है ना, पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल यानी POC। ये दोनों जो है ये हुआ है कब? जब दुबई में एक कार्यक्रम आयोजित था जिसका नाम था 28वां यूनिवर्सल पोस्टल कांग्रेस, ठीक है ना। पूछा जा सकता है यहाँ क्या क्या प्रश्न, ये जानिए कि भारत जो है निम्नलिखित में से, ठीक, पोस्टल कांग्रेस जो दुबई में, ठीक है ना, आयोजित हुआ था, ठीक, किन 2 संस्थाओं के लिए पुनः निर्वाचित हुआ है? तो किन 2 संस्थाओं के लिए? एक हमारा कौन? काउंसिल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और एक हमारा पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल, ठीक है ना। तो ये ध्यान में रखिएगा, और ये दोनों किसकी संस्थाएं हैं? ये यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की संस्थाएं हैं, ठीक है ना। क्लियर? ये चीज आपको याद रखना है। आगे आ जाइए। अच्छा, इसमें दिया हुआ है क्या कि CA में कुल कितने सदस्य हैं? 41 सदस्य हैं, ठीक है ना। CA में कुल कितने सदस्य? 41, और POC में जो है हमारे कुल कितने? 48 सदस्य हैं, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा बस। आगे है भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद हेतु पुनः निर्वाचित, ये पुनः निर्वाचित वाला एक जगह लिख लीजिएगा, ठीक है ना। एक टाइप के क्वेश्चन एक जगह लिख लेने चाहिए, ठीक है ना, जैसे ध्रुव 64 और विक्रम 3201, ठीक है ना, ध्रुव 64 और विक्रम 3201। ध्रुव 64 क्या था? माइक्रो प्रोसेसर था, 64 बिट का, ठीक है ना, 64 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था।
और विक्रम 3201 क्या था, वो सेमीकंडक्टर चिप था, ठीक है ना, चिप पहला स्वदेशी, ठीक है ना, इंडिजिनस। तो ओवरऑल ये याद होना चाहिए। अब फिर एक जगह एक जैसे लिख लिए क्या कि किसमें किसमें भारत मतलब पुनर्निर्वाचित हुआ है। एक यूनेस्को 4, फिर सीए, पोस्टल यूनियन का सीए है और पीओसी है, उसमें याद कर लिए, ठीक है ना। एक में 41 सदस्य, एक में 48 सदस्य, वहीं बैठ करके थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिख लेते हैं। और उसके बाद भारत पुनः संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यानी यूएनएचआरसी में क्या हो गया, शामिल हो गया, ठीक है ना। ये ध्यान में रखिएगा। इसका कार्यकाल जो है 6 कार्यकालों तक उसका सदस्य पहले रह चुका है, इस बार 7वीं बार हुआ है 3 वर्ष के एक और कार्यकाल के लिए, ठीक है ना। तो यूएनएचआरसी का कार्यकाल कितना भाई 3 वर्ष और यूनेस्को का कितना 4 वर्ष, ठीक है ना, क्लियर। और भारत यूएनएचआरसी में पहली बार अब की हुआ है 7वीं बार, ठीक है ना, क्लियर। ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं, ये सब चूंकि यूएन की संस्थाएं हैं तो ये पूछा जाता है। और कार्यकाल कब से शुरू होगा, 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा और 28 में 31 दिसंबर तक बना रहेगा, ठीक है ना, क्लियर। अब आ जाइए इसमें इस 47 सदस्यीय निकाय में, ठीक है ना, कोई देश लगातार तीसरे कार्यकाल के लिए नहीं चुना जा सकता, ठीक है ना। इसी प्रावधान के चलते भारत 3 वर्षों यानी 2011, 18 और 25 को छोड़कर लगातार ही इस परिषद में बना रहा, ठीक है ना, क्लियर। तो कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, फिलहाल जो मेन है वो जाने रहिए, ठीक है ना। आगे आ जाइए, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा की स्टारमर आए थे, ठीक है ना। और भारत के साथ इनका क्या है, सेटा है। अगर जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उस एग्रीमेंट का नाम क्या है, सेटा। सेटा का मतलब होता है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। देखिए हमने बताया था आपका 3-4 होते हैं, एक सेटा, सेपा, सेका, ठीक है ना। सेटा यानी क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। सेपा क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। सेका क्या, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, ठीक है ना। तो मतलब हर जगह बस सी का, टी का, पी का अंतर हो गया, ठीक है ना। एग्रीमेंट होते ये एफटीए हैं। एफटीए का मतलब क्या, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो 2 देशों के मध्य जो है एग्रीमेंट अगर हो रहा है, मुक्त व्यापार हो रहा है, तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। बस उनके नाम बदल जाते हैं, बस उनके क्या बदल जाते हैं, नाम बदल जाते हैं। तो ये नाम पूछ लेते हैं कि भारत सेटा के थ्रू किस देश से मुक्त व्यापार के लिए जुड़ा है, तो किसके जुड़ा है, सेपा से किससे जुड़ा है, सेका से किससे जुड़ा है। तो इस बार आपको कहाँ मिलेगा ये मिलेगा आर्थिक समीक्षा वाला जो मैंने आपको रिपोर्ट भेजा है, उसमें एक चार्ट बना हुआ है, ठीक है ना। उसमें एक चार्ट बना हुआ है इस तरह का, आप देखिएगा, ठीक है ना। तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे यहाँ दिया हुआ है तो वही। और भारत ब्रिटेन का विजन कब तक का है, 2025 तक, वो 35 तक का है, ठीक है ना। एक इंडस्ट्रियल रोड मैप भी बनाया गया है, इसमें फालतू चीज़ है लेकिन ओवरऑल सेटा इंपॉर्टेंट है। आगे आइए, दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार जो है वर्तमान में कितने अरब डॉलर का है, 56 अरब डॉलर का है, जो 2030 तक क्या कर देना है, दुगना कर देना है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब इसको पहुंचा देना है कितना, 112 डॉलर, ठीक है ना, 112 अरब डॉलर पहुंचा देना है 2030 तक। ये ध्यान में रखिएगा। यूके रीजन 2035 पर चर्चा दोनों पक्षों में हुई, 10 वर्षीय रोड मैप, ठीक है ना। और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग के लिए ब्रिटेन के 9 विश्वविद्यालयों के भारत में कैंपस स्थापित करने के मामले में प्रगति का दोनों पक्षों ने स्वागत किया। तो ये याद रखिएगा भाई, 9 विश्वविद्यालय, ब्रिटेन भारत में कितने कैंपस खोल रहा है, ठीक है ना। मतलब कितने विश्वविद्यालयों के कैंपस भारत में खोल रहा है, कितने विश्वविद्यालयों के, 9, ठीक है ना, क्लियर। क्योंकि ये इस समय प्रेजेंट टाइम में चलन में है। नई शिक्षा नीति जो आई है, ठीक है ना, 2020 वाली, उसके तहत ये सब चीज़ें चल रही हैं, ठीक है ना, कि कहाँ क्या खोलना है। अभी जैसे डीकन्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की है, उसने कहीं ब्रांच खोला है, ठीक है ना। तो अलग अलग जगहों पे अब आपसे पूछ लेंगे, प्रश्न ऐसे भी बनेंगे कि इस यूनिवर्सिटी ने अपना कौन सा कैंपस कहाँ खोला है, ठीक है ना, क्लियर। तो यूनिवर्सिटी का नाम दे देंगे और कैंपस में वो जगह पूछ देंगे कि किस सिटी में खोला है,
ठीक, तो आपको बताना पड़ेगा। तो ऐसे प्रश्न भी बनते हैं, ये ध्यान रखिएगा। आगे आइए, मंगोलिया की राष्ट्रपति की भारत यात्रा। इसमें दिया है मंगोलिया के राष्ट्रपति खुरेलसुख उखना ने, ये याद रखिएगा भाई, यहाँ एक इंपॉर्टेंट पूछ लेगा, नाम पूछेगा। अभी हाल ही में अक्टूबर 2025 में एक राजनेता, ठीक है ना, कौन, खुरेलसुख उखना भारत की आधिकारिक यात्रा पर थे, ठीक है ना। वह किस देश से संबंधित है, ठीक है ना, किस देश से संबंधित है, मंगोलिया। तो ये मंगोलिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है ना, खुरेलसुख उखना। ठीक, आगे जाइए। इसमें क्या है कि दोनों देशों के बीच में आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्रों में बंधे हुए हैं, जिसकी वजह से हमें स्पिरिचुअल सिबलिंग्स कहा जाता है, ठीक है ना, क्लियर। अब ये देख लीजिए, ठीक है ना, ये अच्छा प्रश्न बन सकता है कि स्पिरिचुअल सिबलिंग्स निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य एक स्तंभ के रूप में, या कुछ भी क्वेश्चन बता सकते हैं। तो किसके, मंगोलिया, भारत मंगोलिया। दोनों देशों में बौद्धिक धार्मिक संबंधों का गहरा करने के लिए भगवान बुद्ध के दो शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यान के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजने की घोषणा भी श्री मोदी ने की थी, ठीक है ना, ठीक है ना। सारिपुत्र आप लोग जान रहे हैं, और फिर कौन, मौदगल्यान के पवित्र अवशेष, ठीक है ना। ये गौतम बुद्ध के कौन थे, दो शिष्य थे, ठीक है ना, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। और दोनों देशों में राजनयिक संबंधों के 70वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य पे एक संयुक्त डाक टिकट दोनों देशों के अवसर पर जारी किया गया। तो ये पूछा जा सकता है, ऐसे अवसर पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसी चीजें पूछी जाती हैं। जैसे आपको एक वाकया बता रहा हूँ, 2016 का रिपीटिशन में आरओ का पेपर हुआ था, ठीक है ना, ये आपका हुआ था दिसंबर 2020 में, ठीक। उसमें आप पेपर में उठा करके देखिएगा, उसमें प्रश्न पूछ दिया था। उस समय कोई राजनेता आए थे, और आई थिंक ब्रिटेन के थे या इसके थे, क्या कहते हैं, अमेरिका के। और उसमें क्या था कि वो दिल्ली किसी स्कूल में, उनकी वाइफ जो है दिल्ली में किसी स्कूल में गई थी, और स्कूल में गई थी और कुछ वाकया पे बात बोली थी, वो संदर्भ पूछ दिया। अब बताइए, तो जो इम्पोर्टेंट तथ्य होते हैं, जैसे ये एक तथ्य हो गया इम्पोर्टेंट कि मोदी जी ने क्या किया है कि गौतम बुद्ध के दो शिष्य जो हैं, सारिपुत्र और मौदगल्यान जो हैं, इन दोनों के अवशेष जो अस्थियों के होंगे वो हम कहाँ भेजेंगे, वहाँ मंगोलिया भेजेंगे, ठीक है ना। तो किस देश में भेजेंगे या समथिंग ऐसे करके कुछ भी प्रश्न ये बना सकते हैं, ठीक है ना, क्लियर। और ये ध्यान में रखिएगा 6 महीने तक ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और वो सोचिए, वो साल भर पुराना था एक हिसाब से, ठीक है ना। फरवरी में आए थे, फरवरी में आए थे, और पूछा गया कब, दिसंबर में, समझ रहे हो, उतना पुराना। तो कभी कभी ऐसे ही चीजें पूछ देती हैं, ठीक है ना। आइए आगे, ठीक। भारत द्वारा वित्त पोषित 1.7 अरब डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट पर आधारित मंगोलिया की पहली रेल रिफाइनरी 2028 तक प्रारंभ होने की संभावना व्यक्त की गई है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। क्या, भारत द्वारा वित्त पोषित, भारत क्या कर रहा है, फाइनेंस कर रहा है, ठीक है ना, कितना, 1.7 अरब डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है ना, क्लियर, पर आधारित मंगोलिया की पहली तेल रिफाइनरी 2028 तक प्रारंभ होने की संभावना व्यक्त की है, ठीक है ना। और यह भारत की विश्व में सबसे बड़ी डेवलपमेंट पार्टनरशिप परियोजना बताई जा रही है, ठीक है ना, क्लियर। मतलब मंगोलिया के साथ सबसे बड़ी पार्टनरशिप, ठीक है ना, किसकी, विश्व की, ठीक है ना, भारत ने ही कर डाली, ठीक है ना। और कितने, 1.7 अरब डॉलर, ठीक है ना। जनरली इतना किसी राज्य को नहीं मिलता है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए खैर आगे आइए। तो यहाँ 2-3 तथ्य रहे, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ी रिफाइनरी की प्रोजेक्ट 1.7 अरब डॉलर की, बुद्ध के 2 शिष्यों के अवशेष, ठीक है ना, क्लियर। और कौन, बुद्धिज्म सिबलिंग्स जिसको कहा जाए, ठीक है ना, क्लियर। ये 3 पॉइंट्स। आगे आइए। भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना बनी, ठीक है ना। भारतीय वायुसेना विश्व की
तीसरी सबसे शक्तिशाली वायुसेना, ठीक है ना, यानी इंडियन एयर फोर्स, ठीक है ना। इसमें ये एक एजेंसी है जिसका नाम है वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट, ठीक है ना। ये एक एजेंसी है, इसने क्या किया है, एक रिपोर्ट जारी की है, ठीक है ना, तमाम देशों के वायुसेनाओं के बारे में, ठीक है ना। यहाँ भारत को जो है विश्व में तीसरा सबसे शक्तिशाली वायुसेना बताया गया है, ठीक है ना। दिया गया है पाकिस्तानी वायुसेना को इस आकलन में ओवरऑल कैवां स्थान प्राप्त हुआ है, 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, 18वां स्थान प्राप्त हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। ये जो है ट्रू वैल्यू रेटिंग के आधार पर प्रतिवर्ष किया जाता है, ठीक है ना। इनमें याद रखिएगा कि नंबर 1 पे अगर देखा जाए तो सबसे नंबर 1 पे कौन है, अमेरिका वायुसेना की ट्रू वैल्यू रेटिंग जहां सर्वाधिक बताई गई है, वही रशिया की, ठीक है ना, यह दूसरे स्थान पे है, ठीक, तथा तीसरे स्थान पर भारतीय वायुसेना के लिए यह, और चीन को तीसरे और भारत को तीसरे, दोनों को तीसरे पे रखा गया है, देखिए। वहीं रूस के लिए ये 114.2, अब रेट देखो ना, ठीक है ना, ये दूसरे स्थान पे रूस है, और तीसरे स्थान पर भारतीय वायुसेना के लिए यह इतना, और चीन के लिए कितना दिया गया है, कम ही दिया है, वो चौथे स्थान पर, ठीक है ना, क्लियर। तो इसमें ये बड़ा सोचने वाली बात है, ठीक है ना। तो ऐसा डेटा तो जरूर पूछ लेगा जिसमें भारत को क्या कर दिया है, हाईलाइटेड, मतलब चाइना से भी ज्यादा है, क्योंकि चाइना को सबसे ज्यादा माना जाता है अमेरिका के बाद, ठीक है ना। हालांकि रशिया भी रहता है। फाइनली यहाँ ये जान लीजिए कि अमेरिका नंबर 1, रशिया दूसरे पे, तीसरे पे अपना भारत महान, और चौथे पे चाइना, ठीक है ना, ये है। इसे याद रखिएगा। 5वें पे जापान है और इजराइल, ये सब याद कर लीजिएगा, मतलब 3 टॉप तो याद होने चाहिए। चाइना का चौथा जरूर याद रखिएगा, क्योंकि दूसरे और चौथे में कंफ्यूजन हो सकता है, ठीक है ना, क्लियर। आगे हमारा दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, पाकिस्तान अपना 18वां, ठीक है ना, अपना ही था, ठीक है ना। आगे मॉरिशस के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा, ये डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम, ठीक है ना, ये क्या है, वहां के प्रधानमंत्री हैं, ये ध्यान रखिएगा। भारत की राजकीय यात्रा पे सितंबर में आए थे। हालांकि अब न्यूज़ पुरानी हो रही है, ठीक है ना, आने वाले एग्जामों में बड़ा कम मिलेगा, लेकिन फिर भी जान लीजिए। कार्यक्रम इनका कहाँ निर्धारित था, वाराणसी में, ठीक है ना, वाराणसी में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, ठीक है ना, क्लियर। और उसके बाद वहाँ एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई, ठीक है ना, होटल ताज में दोनों प्रधानमंत्रियों की द्विपक्षीय वार्ता के बाद एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का इन लोगों ने क्या लिया है, संकल्प लिया है। सर शिव सागर राम गुलाम राष्ट्रीय अस्पताल का निर्माण, आयुष सेंटर फॉर एक्सीलेंस की स्थापना, पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय व पशु अस्पताल का निर्माण तथा हेलीकॉप्टरों का प्रावधान शामिल है इनमें। मतलब जो भी 4 परियोजनाओं के विकास के आधार पर इन लोगों ने सहमति जताई है वो ये सब है, ठीक है ना। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रह गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए। ब्रिटेन के साथ चागोस द्वीप समूह समझौते के लिए मॉरिशस के प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए मॉरिशस की संप्रभुता की ऐतिहासिक जीत मोदी ने बताया है। जैसे क्या था कि कन्फ्लिक्ट चल रहा था चागोस द्वीप के लिए, ठीक है ना। ये चागोस द्वीप मॉरिशस अपना हिस्सा मानता था, लेकिन ब्रिटेन ने जिस पर कब्जा किया हुआ था, ठीक है ना, क्लियर। तो ब्रिटेन अपना मान रहा था, लेकिन बाद में फिर फाइनली क्या हो गया कि इसको स्वामित्व दे दिया गया, किसको, ब्रिटेन को। तो चागोस द्वीप याद रखिएगा, ठीक है ना। कहाँ है आपका, ये हिंद महासागर में, इंडियन ओशन, हिंद महासागर में चागोस है। और मॉरिशस जो है ये कहाँ का देश है, अफ्रीकन कंटिनेंट का है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। ये कहाँ का है, अफ्रीकन कंटिनेंट। यहाँ गन्ना ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ की जलवायु जो है
वो किसके लिए है? गन्ने के लिए है। जैसे हवाई द्वीप भी है, हवाई द्वीप भी आप देखे होंगे, ठीक है ना, जिसकी राजधानी क्या है? होनोलुलु, ठीक है ना। तो हवाई द्वीप भी पूरी तरह समुद्र, तो वहाँ भी क्या है? गन्ने की उत्पादकता ज़्यादा है, ठीक है ना, क्लियर। तो इन जगहों पे ये चीज़ है। अच्छा, चागोस द्वीप, और इसके अलावा एक और द्वीप पूछा जाता है, डियागो गार्सिका। डियागो गार्सिका सुने हैं? डियागो गार्सिका भी हिंद महासागर में है, ठीक है ना। यहाँ अमेरिका ने अपना सैन्य बेस बनाया हुआ है डियागो गार्सिका पे, ये ध्यान में रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जाता है कई बार, ठीक है ना, डियागो गार्सिका। ठीक, चलिए आगे आ जाते हैं। अच्छा, एक और है, वही रीयूनियन द्वीप है। रीयूनियन पर किसका अधिकार है? हिंद महासागर में है, अफ्रीकन कंटिनेंट का है, लेकिन किसका अधिकार है? रीयूनियन कई बार इम्तिहान में भी आया है, तो ध्यान में रखिएगा, रीयूनियन पर अधिकार फ्रांस का है, ठीक है ना। रीयूनियन पर अधिकार किसका है? फ्रांस का है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए, IIT मद्रास, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन ही छोड़ दीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। इसे ये देख लीजिएगा, मॉरिशस में 17.5 मेगावाट का एक फ्लोटिंग सोलर प्लांट स्थापित करने की दिशा में NTPC लिमिटेड ने, किसने? NTPC ने, यानी फ्लोटिंग सोलर प्लांट। फ्लोटिंग सोलर प्लांट समझते हैं? फ्लोटिंग, तैरता हुआ। जैसे क्या करते हैं, नदियों पे ही हम लोग क्या, वो पैनल्स बिछा देते हैं, ठीक है ना, तो ऐसा लगता है कि वो क्या है? फ्लोटिंग, ठीक है ना, फ्लोटिंग। अच्छा, फ्लोटिंग एक नेशनल पार्क भी है, क्या नाम है? हाँ, किबुल लामजाओ, ठीक है ना, कहाँ है? मणिपुर में है, ठीक है ना। हाँ, ये सब पूछे जाते हैं। चलिए आगे आइए, 25 में भारत के शीर्ष 10 परोपकारी, ठीक है ना। ये परोपकार का ये याद रखिएगा, फिलैंथ्रोपी, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ये कल्चर याद रखिएगा, संबंधित है किससे, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं, ठीक है ना, क्लियर। तो ये कल्चर जो है परोपकार से संबंधित है। और हुरून इंडिया फिलैंथ्रोपी लिस्ट जो है 2025 की जारी की गई है, ऐसे हुरून ने जारी किया है। इसमें अग्रणी कौन है? HCL टेक्नोलॉजीज के संस्थापक शिव नाडर, ठीक है ना, शिव नाडर हमेशा रहते हैं, ठीक है ना, नंबर 1 में शिव नाडर। और जिनके बाद मुकेश अंबानी और गौतम अडानी उद्योगपति, ठीक है ना। लेकिन ये कुछ भी हो, इस लिस्ट में शिव नाडर के हमेशा नीचे रहते हैं, ठीक है ना। रिच लिस्ट में टॉप 1 पे रहेंगे, लेकिन फिलैंथ्रोपी वाले में किस पे रहेंगे? दूसरे या तीसरे पे रहते हैं, टॉप पे कभी नहीं पहुंचते हैं, ठीक है ना। हमेशा HCL के कौन? शिव नाडर रहते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। मुकेश अंबानी फिर ये है, उसके बाद शिव नाडर और परिवार लगातार 4 बार शीर्ष पर रहे हैं, मतलब हर बार ये शिव नाडर, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ये है इनकी लिस्ट, ये जान लीजिएगा कि टॉप 10 लोग हैं, लेकिन आपको शुरुआती 3 ही पूछते हैं या पहला ही पूछते हैं जनरली, शिव। ठीक, आगे आ जाइए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, ठीक है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025, ये रिपोर्ट जारी की गई है। इसमें मदुरै भारत का सबसे गंदा शहरों की सूची में सबसे ऊपर है। सबसे गंदा कौन? मदुरै, ठीक है ना, मदुरै तमिलनाडु में है, ठीक है ना, मदुरै सबसे गंदा शहर मदुरै हुआ है। अब देखिए आइए, अच्छा ये तो वही वाला है, ठीक। इसमें क्या है कि 25 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में मदुरै को सबसे गंदा शहर घोषित किया गया। इसके बाद लुधियाना, ठीक है ना, मतलब टेक्सटाइल सिटी, फिर उसके बाद चेन्नई, रांची और फिर कौन है? बंगलुरु, ठीक है ना। और ये सर्वेक्षण किस मंत्रालय के थ्रू जारी किया गया है? आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, ठीक है ना, महुआ के, ठीक है ना, क्लियर। तो ये याद रखिएगा, ठीक है ना। इसमें किन कौन कौन से मानक है? मानक और बहुत कम पूछते हैं, हालांकि मानक आपको याद रखना रहता है मेंस के लिए, ठीक है ना, क्लियर, क्योंकि उसमें स्मार्ट सिटी पे है, ठीक है ना। तो स्वच्छता, स्मार्ट सिटी इस सब पे है, तो इस वजह से ये मानक थोड़े से जरूरी हो जाते हैं। फिलहाल में याद रखिएगा मदुरै और लुधियाना,
ठीक है ना, ये सबसे गंदे हैं। ठीक, आगे आ जाइए। छोटे शहर बहुत कमी पूछना है, इसमें आ जाइए। सर्वेक्षण में इंदौर, सूरत और नवी मुंबई को फिर से सुपर स्वच्छ लीग में क्या मिला है, स्थान मिला है। ठीक है ना, क्लियर, ये याद रखिएगा। इंदौर, सूरत और फिर कौन, नवी मुंबई। ठीक है ना, इन तीनों को क्या मिला है, सुपर स्वच्छ लीग। ठीक है ना, आगे आ जाइए। अगला हमारा है स्वच्छ वायु रैंकिंग पुरस्कार। ये वायु रैंकिंग पुरस्कार है, ठीक है ना, एनसीएपी ठीक कार्यक्रम के तहत दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और ये पूछा भी हुआ प्रश्न है। ठीक है ना, मुझे याद है, मैं तो पेपर भी आपको बता दूं, 2019 का पेपर आप देखिएगा। ठीक है ना, 2019 के पेपर में ये आपको मिलेगा। ठीक है ना, कि ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है। तो ये रैंकिंग किसके द्वारा जारी की जाती है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत जारी की जाती है। ठीक है ना, वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में मध्य प्रदेश का इंदौर, देवास और महाराष्ट्र का अमरावती, ठीक है ना, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले शहर बनकर क्या हुए हैं, उभरे हैं। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इस अवसर पे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच 75 करोड़ पौधे लगाने का क्या रखा गया है, लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना, आगे आइए। 10 लाख से अधिक आबादी में इंदौर क्या है, पहले स्थान पर। ठीक है ना, जबलपुर मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश का आगरा और गुजरात का सूरत तीसरे स्थान पे। ये हम लोग एक बार और पढ़े थे। ठीक है ना, याद आ रहा होगा। फिर उसके बाद 3 से 10 लाख, ये तो 10 लाख तक था, 3 से 10 लाख में महाराष्ट्र का कौन, अमरावती, और उत्तर प्रदेश का झांसी और मुरादाबाद। और फाइनली अगर हम लोग 3 लाख से कम पे आ जाएं तो मध्य प्रदेश का देवास। ठीक है ना, क्लियर, तो ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, पर्यावरण मंत्री ने रामसर संधि के वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि शहरों के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए इंदौर और उदयपुर को भी पुरस्कृत किया है। अब आप समझोगे कि ये इंदौर और उदयपुर क्यों, कोई समझ रहा है क्या मतलब? यानी वेटलैंड इस समय 98 हो गया कि नहीं 98? भाई हमारा एक पटना का एटा का पटना जुड़ गया है, 98 हो गया। लेकिन ये क्या, इंदौर और उदयपुर को काहे दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के किसी को काहे नहीं दे रहे हैं? इंदौर तो स्वच्छता में आगे जी नहीं, मैं बता रहा हूँ, रामसर की ओर से, ठीक है ना, 98 साइट्स को किया गया है, लेकिन इन 2 को भारत के रामसर शहरों के नाम पे घोषित किया गया है। वेटलैंड शहर है, वेटलैंड सिटी है। अगर सिटी पूछे तो यही 2 हैं। उस लिस्ट में केवल पूरे भारत में 2 हैं, इंदौर और उदयपुर। ये वेटलैंड सिटी घोषित किए गए। ठीक है ना, अभी 6 महीने पहले तक की न्यूज़ है ये। ठीक है ना, आप जब पीसीएस की तैयारी वारी कर रहे होंगे तो उस समय देखे होंगे कि ये करंट आया था। क्या आया था कि वेटलैंड सिटी घोषित किया गया है, किसको, इंदौर को और उदयपुर को। लेकिन वो क्या है, रामसर साइट्स हैं। वेटलैंड के लिए रामसर साइट्स हैं, ये रामसर की ओर से ही है, लेकिन ये वेटलैंड सिटी है। ठीक है ना, वही कहा गया है कि क्या, कि पर्यावरण मंत्री ने रामसर संधि के तहत वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि शहरों के रूप में, सिटीज के रूप में, ठीक है ना, साइट्स नहीं है, शहरों के रूप में अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिए, ठीक है ना, किसको दिया गया है, इंदौर और उदयपुर। ठीक है ना, ये याद रखिएगा। आगे आइए। अच्छा, ये आप देख ही रहे हो कि अगर जंगल फेफड़े हैं तो झीलें गुर्दा का काम करती हैं। रामसर साइट, ठीक, अभी 25 में 91 हो गई थी, अब 98 हो गई है। ठीक है ना, आइए। और विश्व का फेफड़ा किसे कहते हैं? अमेजन को कहते हैं। ठीक है ना, चलिए। SRS, ठीक है ना, SRS, ठीक, SRS रिपोर्ट के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर 40 से 25 पर पहुंची। ऐसे न्यूज बड़े बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है ना, यूपीपीसीएस के लिए खासकर।
आगे आइए, इसमें क्या है कि एसआरएस रिपोर्ट आई है। एसआरएस रिपोर्ट जो है ये आपका कहाँ, भारत के महापंजीयक के द्वारा दी गई है, ठीक है ना। नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट एसआरएस, ठीक है ना। नमूना यानी सैंपल, ठीक है ना। क्लियर, पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन, ठीक। उसके बाद एस यानी सिस्टम, प्रणाली यानी सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ठीक है ना। रिपोर्ट एसआरएस रिपोर्ट 2023 दी गई है। ये कब की है? 23 की, ठीक है ना। क्लियर, आगे आइए। इसमें क्या है कि काफी गिरावट देखी गई है। यहाँ एक्चुअल में 40 से 25 पे पहुंच गया है भारत में शिशु मृत्यु दर। ये बड़ा अच्छा वो है, ठीक है ना। क्लियर, ये आपको याद रखना है सबसे पहले। क्या? शिशु मृत्यु दर। शिशु मृत्यु दर क्या मतलब? IMR यानी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। शिशु नवजात, नवजात को हम लोग क्या कहते हैं? इन्फेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, मॉर्टिलिटी रेट 40 से कितने पे पहुंच गई है? 25 पे। पहला तो एकदम यही क्वेश्चन याद रखिएगा और ये ध्यान में रखिएगा, सन जरूर याद रखिएगा, ये 2023 का है, ठीक है ना। एसआरएस रिपोर्ट 2023, ठीक। क्लियर, भले आपके सितंबर 25 में आया, लेकिन ये रिपोर्ट कब की? अभी आप देखोगे तो अब लड़का नहीं पढ़ा रहेगा तो वो कहेगा अरे 2 साल पुराना न्यूज़ पूछती है। भाई डेटा अब आ रहा है तो न्यूज़ पुरानी कैसे हो गई, ठीक है ना। क्लियर, तो ये चीज़ें अब जैसे दे देता है। अब 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, लिंगानुपात कितना चल रहा है? 943 चल रहा है 1000 पे, ठीक है ना। तो 943, अब बच्चा जो नई पहली बार पढ़ेगा वो कहेगा बताओ करंट अफेयर भी पूछा, वो भी 2011 का पूछा था भाई, है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जरूर देख लीजिएगा कब का है? 2023 का एसआरएस रिपोर्ट है 25 में आया। आगे आइए, इसमें दिया हुआ है क्या कि अब ये घट करके कितनी हो गई है? 25 हो गई, यानी 37.5% की तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। इसको भी याद रखिएगा कि इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट में कितने परसेंट की गिरावट देखी गई, इंपॉर्टेंट तथ्य है, ठीक है ना। क्लियर, आगे आइए। इसके बाद है कि IMR, ठीक है ना, यानी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट में 1971 में ये सब छोड़ दीजिए, 71-71 आप नहीं याद रखिएगा। इसमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश में IMR का उच्च स्तर 37 दर्ज किया गया है और सबसे कम स्तर कहाँ रहा है? मणिपुर रहा है, ठीक है ना। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। अब इम्तिहान में आपके प्रश्न आता है कैसे, ये भी जानिए, ठीक है ना। इस सब में फंसाते कैसे हैं वो जानिए। आएगा राष्ट्रीय स्तर पर एसआरएस 2023 रिपोर्ट के हिसाब से IMR दर वर्तमान में 25 चल रही है, ठीक है ना। जो कि एक स्टेटमेंट ये दे दिया, पहला स्टेटमेंट क्या है? सही है। दूसरा है उत्तर प्रदेश में IMR 37 चल रहा है, जो कि राष्ट्रीय स्तर से उच्च है, सही है, ठीक है ना। क्लियर, तो वो भी सही। मान लीजिए पहला वाला आपका नहीं दिया है डेटा और दूसरा वाला क्या डेटा दे दिया है कि, या इस तरह से दे दिया है कि उत्तर प्रदेश में IMR जो है राष्ट्रीय स्तर से निम्न चल रहा है या उच्च चल रहा है, कुछ ऐसे करके पूछ देंगे दूसरा स्टेटमेंट, ठीक। तो आपको जब तक उत्तर प्रदेश का नहीं याद रहेगा तब तक क्या आप जज कर पाओगे कि ऊपर चल रहा है कि नीचे चल रहा है राष्ट्रीय औसत से, ठीक है ना। क्लियर, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये उच्चतम स्तर पे चल रहा है कितना? 37, यानी इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट अभी यहाँ 25 पहुँचते बहुत समय लग रहा है, यानी 37 चल रहा है, ठीक है ना। क्लियर, और ये 37 कितने पे है? पर 1000 पे, कितने पे है? अब पूछा जाए IMR कितने पे लिया जाता है, तो पर 1000 पे लिया जाता है, ठीक है ना। 1000 बच्चों पे 37 बच्चे क्या हो जा रहे हैं? मर जा रहे हैं, ठीक है ना। क्लियर, ये इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट है। और राष्ट्रीय स्तर पे कितना पहुंच गया, मतलब ऑन एवरेज
अगर सारे राज्यों का लिया जा रहा है तो 25 पे चल रहा है, ठीक है ना, ये चीज है। आगे आते हैं, आगे हमारा अच्छा सबसे कम कहाँ चल रहा है भाई? मणिपुर में चल रहा है, मणिपुर में ये 3 पे चल रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तथ्य, याद रखिएगा। आगे आइए, ग्रामीण क्षेत्रों में ये कितना चल रहा है? 28। ग्रामीण क्षेत्रों पे 28 और शहरी क्षेत्रों में ये कितना है? 18, ठीक है ना भाई। कारण भी है, शहरी क्षेत्रों में जागरूकता ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, ठीक है ना, सुविधाएं ज्यादा है, फैसिलिटी ज्यादा है, ठीक है ना, हॉस्पिटलाइजेशन की है ये। आज ग्रामीण इलाकों में भी भाई दुनिया भर की वो की जा रही है, मतलब स्वास्थ्य सहेली और कौन होती हैं, आशा बहनें। आशा जान रहे हैं ना? आशा का मतलब क्या होता है? फुल फॉर्म है? हाँ, मिडवाइफ होती हैं, लेकिन आशा का फुल फॉर्म, आशा का फुल फॉर्म, आशा का फुल फॉर्म होता है क्या? ए क्रेडिटेड, ए फॉर ए क्रेडिटेड सोशल, एस फॉर सोशल, एच फॉर हेल्थ, ए फॉर एक्टिविस्ट, ठीक है ना, ए क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक है ना, ए क्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, आशा, ASHA, ठीक है ना। तो आशा बहन जी लोग जाती हैं, ठीक है ना, बताती हैं हाँ ये ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए, तो ओवरऑल पता रहता है। तो अब धीरे धीरे जानकारी बढ़ रही है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी क्या मोर्टेलिटी रेट क्या हो रही है? घट रही है 28 पे, ठीक है ना, और वही शहरी क्षेत्रों में कितना है? 18, ठीक है ना। तो 28 और 18 ये याद रखिएगा। और सबसे ज्यादा कहाँ? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, कितना? 37। और सबसे कम कहाँ? मणिपुर में। और नेशनल लेवल पे 25। कितने परसेंट की कमी आई है? 37.5। बस इतना ही याद करना है, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे दिया हुआ बीते दशक जन्म दर में करीब 14% की गिरावट आई है, जो 2013 में 21.4 से घटकर 23 में कितनी हो गई थी? 18.4, ठीक है ना। ये जन्म दर में 14% की क्या आई है? गिरावट आई है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। जन्म दर, जन्म दर को हम लोग क्या कहते हैं? बर्थ रेट, बर्थ रेट, ठीक है ना, बर्थ रेट। तो जन्म दर में कितनी गिरावट आई है? 18.4% हो, 18.4 इस समय बर्थ रेट चल रहा है। अगर पूछा जाए बर्थ रेट कितना चल रहा है तो 18.4, क्योंकि 23 का है ना, 25 में तो रिपोर्ट आई है किसका? 25 का, तो यानी ये वर्तमान होगा, ठीक है ना। तो वर्तमान में बर्थ रेट कितना है? SRS रिपोर्ट के हिसाब से चल रही है 18.4, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ग्रामीण क्षेत्रों में ये कितना चल रहा है? 20.3 और शहरी क्षेत्रों में कितना है? 14.9, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, आगे हमारा है जन्म दर गिरावट कितनी आई है? 18.4%, ठीक है ना। जन्म दर में एक तो IMR में आई है, IMR में कितना? 37.4, और बर्थ रेट में कितनी गिरावट आई है? 18.4, 18.4 हो गई है, ठीक है ना, ठीक है। आगे आइए, गिरावट नहीं है, ये हो गई है, वही तो कह रहे हैं 18.4 यहाँ भी था, वही, ठीक है ना, क्लियर। आगे आइए, ये क्या हुआ? बिहार में 2003 में सबसे ज्यादा जन्म दर दर्ज की गई। जन्म दर सबसे ज्यादा कहाँ दर्ज की गई है? बिहार में, ठीक है ना, क्लियर। 25.8 दर्ज की गई है, जबकि अंडमान निकोबार में सबसे कम जन्म दर रही है, ठीक है ना, कहाँ? 10.1, ठीक है ना, 10.1, ठीक है ना, मतलब कंट्रोल्ड है। और वहाँ ठीक सबसे ज्यादा है 25.8। जनसंख्या वृद्धि हो रही है, ठीक है ना, क्लियर। तो जनसंख्या वृद्धि का एक कारण क्या है? निरक्षरता, इलिटरेसी, ठीक है ना, क्लियर, ये भी है। और लैंगिक असमानता में भी सबसे पीछे होंगे। अभी आपने पढ़ा कि केरल चरम गरीबी से उन्मूलन हो गया, इरेडिकेट कर गया। क्यों? साक्षरता दर ज्यादा प्लस लैंगिक समानता ज्यादा, ठीक है ना। जहां लैंगिक समानता होगी, ठीक है ना, वहां क्या होगा? जन्म दर भी क्या होगा? कम होगा, ठीक है ना, क्लियर।
ये चीज है। ठीक, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया हुआ है ये हिस्सा उसका बहुत कम पूछते हैं कि कितना हिस्सा है, रेट ही ज़्यादा पूछते हैं, ठीक है ना। हाँ, इसे याद रखिएगा भाई, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना। फर्टिलिटी रेट कितनी चल रही है, टोटल फर्टिलिटी, इसको TFR कहते हैं। क्या कहते हैं, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न। और ये ध्यान में रखिएगा कि अभी आप 71वीं बिहार PCS का पेपर उठा करके देख लो, यही प्रश्न आया भी हुआ है TFR का, समझ रहे हैं। ये पेपर उठा करके देखिएगा, यही पूछा भी हुआ है, TFR कितना चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो TFR कितना, TFR हमारा 1.9 चल रहा है देश में, ठीक है ना, क्लियर। देश की कुल प्रजनन दर 71 में कितनी थी, 5.2, और इस समय प्रेजेंट टाइम में कितनी चल रही है, 1.9, ठीक है ना, क्लियर। 2 तक अच्छी मानी जाती है, 2 के ऊपर अगर है तो वो क्या है, खराब है, ठीक है ना, जो एक्चुअल वो माना गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। अब इसमें कुछ दिया है टोटल फर्टिलिटी रेट के बारे में। यहाँ कुल जनसंख्या में कितने %, ये तो वो हो गया, ठीक। आगे आइए, यहाँ ठीक, देश की कुल TFR कितनी है, 1.9, ठीक है ना, ये चीज दिया है। अब आ जाइए यहाँ, आर्थिक रूप से सक्रिय समूह बिहार में सबसे कम है, इसे याद रखिएगा। आर्थिक रूप से सक्रिय समूह समझ रहे हैं ना, एक्टिव पीपल्स, ठीक है ना, वो कहाँ है, बिहार में सबसे कम है। और इस वर्ग में जनसंख्या में राजस्थान, ये छोड़ दीजिए, बिहार में सबसे कम याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी वजह से बीमारू राज्य में आता है, ठीक है ना, बीमारू राज्य में आता है। क्यों, क्योंकि भाई एक्टिव पर्सन्स अगर देखा जाए आर्थिक रूप से यहाँ है, ठीक है ना। आगे आइए, फिर उसके बाद हमारा जो है यहाँ जम्मू कश्मीर में कामकाजी आयु वर्ग की ग्रामीण महिलाएं, ये सब छोड़ दीजिए। शहरी क्षेत्रों में असम के साथ इतने % के साथ क्या है, शीर्ष पर है, ये ध्यान में रखिएगा। जम्मू कश्मीर कामकाजी आयु वर्ग में ग्रामीण महिलाओं के अनुपात देश में सबसे अधिक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं का अनुपात देखा जाए कि कामकाजी महिलाएं सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र में कहाँ हैं, तो कहाँ है, जम्मू कश्मीर। और शहरी क्षेत्र में देखा जाए तो कहाँ है, असम में, ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए आगे आइए, उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है रिपोर्ट में, और कुछ बाकी देख लीजिएगा क्या करना है, ठीक है ना। ओवरऑल जो रेट था, एक है हमारा बर्थ रेट, एक है IMR यानी इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, एक है हमारा TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ये पूछे जाते हैं। IMR जो चल रहा है, एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ, IMR कितना चल रहा है, IMR 25 चल रहा है, ठीक है ना। वही बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश का 37 चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर, 37 चल रहा है। बिहार, हाँ सॉरी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का कितना चल रहा है, 37 चल रहा है। टोटल जो है 37.5% की गिरावट आई है राष्ट्रीय औसत में, ठीक है ना, क्लियर। अगर हम लोग बर्थ रेट की बात करें, ठीक है, अच्छा मणिपुर में क्या है, सबसे कम IMR है, ठीक है ना। अगर हम लोग बर्थ रेट की बात करें तो बर्थ रेट हमारा कितना चल रहा है, 18.4, इतना ही चल रहा है बर्थ रेट, ठीक है ना, क्लियर। और बिहार जो है सर्वाधिक बर्थ रेट में है, ठीक है ना, और सबसे कम कौन है, अंडमान निकोबार, 10 पॉइंट समथिंग है, 10.1, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग TFR पे आ जाते हैं, टोटल फर्टिलिटी रेट। टोटल फर्टिलिटी रेट में भी बिहार क्या है, सबसे ज़्यादा है, मतलब जान लीजिएगा, उसमें आगे ही होगा ओवरऑल। फाइनली ये है कि TFR हमारा 1.9 चल रहा है, कितना चल रहा है, 1.9 चल रहा है, ठीक है ना। 2 से नीचे है, इसका मतलब ये सही है। राष्ट्रीय औसत जो है TFR में क्या चल रहा है, सही चल रहा है, ठीक है ना, क्लियर। तो ये ध्यान में रखिएगा, ठीक, पूछा जाता है। अच्छा, कार्यशील जनसंख्या के मामले में बिहार क्या है, सबसे लो है, ठीक है ना। कार्यशील जनसंख्या में ग्रामीण में अगर हम लोग आएंगे तो ग्रामीण में क्या है, सबसे ज़्यादा महिलाएं, ठीक है ना, जम्मू कश्मीर में। और ऐसे ही उसमें शहरी क्षेत्रों में कौन, असम नंबर 1 पे, ठीक है ना। तो ये इतने डेटा तो आपको याद होने चाहिए,
ठीक है ना। हालांकि ये 3 तो जरूर याद रखिएगा, एक IMR, एक बर्थ रेट और एक TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है ना, कुल प्रजनन। चलिए अब दिया हुआ है राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF, ठीक है ना, NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है ना, क्लियर। इसमें जो है ये दिया जाता है किसके द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। पूछा गया NIRF रैंकिंग जो है किस मंत्रालय के अधीन है, दिया जाता है, मतलब किसके, शिक्षा मंत्रालय। इसमें इस साल ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास नंबर 1 पर है और यह लगातार 10वीं बार इस रैंकिंग पर है। अब देखिए, अगर भारत का शिक्षा मंत्रालय देता है तो किसको देता है, IIT मद्रास को देता है। एशिया का अगर कोई रिपोर्ट आता है तो वो IIT दिल्ली को 59वीं रैंक पे बैठा देता है, ठीक है ना, पूरे एशिया में। ठीक, भारत में भी तो पहले ही नंबर पे हुआ IIT दिल्ली, ठीक, तो इनके में असमानता इतनी का है, ठीक है ना। शिक्षा मंत्रालय, IIT मद्रास और QR यूनिवर्सिटी रैंकिंग, ठीक है ना, एशिया में अगर देखा जाए तो कौन, आपका IIT दिल्ली, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, ये 10वां संस्करण और 10वीं बार इस रैंकिंग पर कौन आया है, मद्रास आया है, ठीक है ना, क्लियर। आइए, तो ये मद्रास है। अब देखिए इसमें चौथे नंबर पे कौन है, IIT दिल्ली है, ठीक है ना, क्लियर। चलिए शीर्ष संस्थान ये सब देख लीजिएगा एक नजर, ठीक है ना, बहुत चीजें हैं। ठीक, आगे आते हैं। भारत की पहली स्वदेशी 32 बिट चिप विक्रम लॉन्च, ठीक है ना। इसको जारी करता कौन था, इसरो था, ठीक है ना। और ये चलाया गया भारत में जो मिशन है सेमीकंडक्टर मिशन, इंडिया सेमीकंडक्टर, ये कब चलाया गया ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि इस समय क्वांटम कंप्यूटिंग और सेमीकंडक्टर उस पर बहुत काम हो रहा है, तो ये याद रखने वाली चीज है। क्या 2021 में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन चलाया गया और विक्रम 3201, ठीक है ना, ये 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर या चिप वो किया गया है, ठीक है ना, क्लियर। PM मोदी ने चिप को डिजिटल डायमंड बताया है, ठीक है ना, और यह भारत की उभरती सेमीकंडक्टर शक्ति का क्या है, प्रतीक है, ठीक है ना। और ये VSSC और SCL मोहाली, ठीक है ना, इनके द्वारा विकसित किया गया। हालांकि ये दोनों संस्थाएं किसकी हैं, इसरो की, ठीक है ना, क्लियर, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, उसके बाद हमारा है NAS ने व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 जारी किया, ठीक है ना। ये व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण शिक्षा 2025 कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे इरेडिकेशन 2025 जारी किया गया है, ठीक है ना। और ये जो जारी किया गया है वो किसके द्वारा जारी किया गया है, सर्वेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया है, ठीक है ना। किसके द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जारी किया गया। उनमें भी कौन, आपका नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा, ठीक है ना, NSS के द्वारा के 80वें दौर के उसमें आयोजित किया गया था। इसमें मुख्य रूप से स्कूली शिक्षा में नामांकित छात्रों के परिवारों द्वारा किए जाने वाले व्यय से संबंधित जानकारी क्या की जाती है, एकत्रित की जाती है, ठीक है ना। देश भर में निजी गैर सहायता प्राप्त यानी मान्यता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले, ये ना याद कीजिए, छोड़ दीजिए, हटाइए, फालतू की चीज है, ये सब पूछा नहीं जाता, डेटा बस दिया रहता है। रैंकिंग से याद रखा कीजिए, QR रैंकिंग हो गई, ठीक है ना, जैसे QS रैंकिंग, हाँ, अरे वो QS एक QR रैंकिंग भी आती है, ठीक है ना। एक और रैंकिंग आती है उसके थ्रू आती है, टाइम्स के थ्रू आती है, बहुत सारी रैंकिंग आती है, ठीक है ना, क्लियर। तो वही है, आगे आइए। तो ये दिया हुआ है शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय की भारत की स्कूली शिक्षा पर एकीकृत शिक्षा सूचना रिपोर्ट, ठीक। अब आपसे ये पूछेगा कि भैया बताओ, यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये रिपोर्ट जारी किसने की है,
तो किसने की है? शिक्षा मंत्रालय। इस रिपोर्ट का नाम याद रखिएगा बस, ठीक है ना? क्लियर? बैठाए रहिएगा कि यूनिफाइड है, एकीकृत जिला यानी डिस्ट्रिक्ट, ठीक है ना? इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लस, ये जो जारी किया है किसने किया है? शिक्षा मंत्रालय ने किया है, ठीक है ना? क्लियर? अब इसमें छात्र शिक्षक अनुपात के बारे में कहा है, ठीक है ना? ये सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते रहते हैं, हर साल वो होता है लेकिन पूछा नहीं जाता है, ठीक है ना? बेहतर GER ये भी अभी छोड़ दीजिए, सब जहाँ पूछे जाने वाली चीज़ें वो हम बताते रहेंगे आगे। देखिए, महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट है ये राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा किया गया है, ठीक है ना? और कौन सी रिपोर्ट है? राष्ट्रीय वार्षिक सूचकांक रिपोर्ट है, नारी जिसका नाम है, ठीक है ना? अगर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है नारी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया गया? NARI, ठीक है ना? नारी रिपोर्ट यानी राष्ट्रीय वार्षिक, ठीक है ना, सूचकांक रिपोर्ट, मतलब ठीक है ना? चलिए, ये नारी हो गया। इसमें भारत का सुरक्षा स्कोर 65% है, जो महिलाओं की सुरक्षा संबंधी धारणा कानून स्थानों पर उनके अनुभवों को क्या करता है? दर्शाता है। बस इतना याद रखिएगा कि नारी इंडेक्स पे सुरक्षा स्कोर यानी सिक्योरिटी स्कोर कितना है हमारा? 65% है। बस आगे आइए, इसमें दिया हुआ है महिलाओं को के लिए सबसे सुरक्षित शहर कौन सा है? कोहिमा, नागालैंड। मतलब सारे लोग कहाँ हो? ट्रांसफर हो कोहिमा, ठीक है ना? क्लियर? विशाखापट्टनम है, फिर भुवनेश्वर है, आइजोल है, गंगटोक है, ईटानगर है, ठीक है ना? अब दिया है सूचकांक में पटना यानी बिहार सबसे निचले स्थान पे है। और कौन कौन है? अपने उत्तर प्रदेश का है कि नहीं है? नहीं है, योगी जी ने सबको हटा दिया हुआ है, ठीक है ना? सब सुरक्षित स्थान हो चुके हैं, ठीक है ना? क्लियर? कोई भी असुरक्षित स्थान नहीं है, कम से कम इस मामले में उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा है, ठीक है ना? क्लियर? तो क्या है ये कि इस रिपोर्ट में मतलब क्या है? असुरक्षित स्थान है ना, सुरक्षा स्थान में निचले पायदान पे ये लोग हैं, ठीक है ना? तो आपका बिहार है, राजस्थान भी आता है, हरियाणा भी आता है, दिल्ली तो है ही। कल अभी मैं न्यूज़ देख रहा था तो उसमें खुद आ रहा था कि हर वर्ष जो है कुछ नहीं तो 700 कुछ के आंकड़े, ठीक है ना, वो बच्चे गायब हो रहे हैं, ठीक है ना? और मिसिंग में वो आंकड़े दिखा रहा था कि इतने उम्र से बच्चे इतने गायब हुए, इतने से इतने, ठीक है ना? तो मतलब ये जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग में दिल्ली इस समय सबसे ज़्यादा चल रहा है, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? और कभी कल तो गेम से, कोरियन गेम बताइए, गेम तो इतना खतरनाक हो रहा है, ठीक है ना? भगवान बचाए रखे हैं आपको, मतलब आप कोई गेम न खेलें, ठीक है ना? ठीक है ना? हाँ, नहीं ये क्या है, ये भी आप उदाहरण जो है अपने निबंध में लिख सकते हैं। कौन से? जो आजकल विज्ञान वो अभिशाप की वरदान भाई, प्लस सोशल मीडिया, ठीक है ना, या डिजिटल संस्कृति जो चल रही है, बच्चों को क्या कर दिया? आज मोबाइल के करीब ले आ दिया है। संचार क्रांति, संचार क्रांति का लिए क्या है? डिमेरिट है, ठीक है ना? अगर बच्चों को प्रेरणा मिली है पढ़ने की तो वहीं बिगड़ने की भी ज़्यादा प्रेरणा मिल गई है, ठीक है ना? क्लियर? तो चीज़ें ये है, ठीक? चॉइस इज योर्स, ठीक? अच्छा, कितना टाइम हुआ? मेरे पास मोबाइल नहीं हुआ, 10 है ना? देख लीजिएगा भाई। हाँ, चलिए आइए, देखिए समूह एक, ये क्या लिया हुआ है? कहाँ आ गया तो? भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साणंद में शुरू हुई है। साणंद कहाँ है भाई? गुजरात का साणंद वही है। अब देखिए बेटी के द्वारा, बेटी क्या? इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है ना? आपका IT हो गया और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ठीक है ना? तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है ना? ये गुजरात के साणंद में CG पावर, ठीक है ना, द्वारा विकसित की गई है। भारत की पहली पूर्ण पैमाने पर आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट
ठीक है ना। वो सैट पायलट लाइन सुविधाओं में से एक का उद्घाटन किया गया, तो ये याद रखिएगा। भारत की पहली सेमीकंडक्टर पायलट लाइन साड़ंद में शुरू की गई है बस। और मिनिस्ट्री कौन सी है? मेटी, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ठीक है ना, ये मिनिस्ट्री। अब आगे आ जाते हैं, बहुत ज्यादा उसमें नहीं पढ़ना है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2025, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना, ऊर्जा दक्षता, ठीक है ना। ये आपका 21 का पेपर देखिएगा पीसीएस में, ये रिपोर्ट आई हुई है, ठीक है ना। उसी में लीड्स का भी आया है, इसका भी आया है, देख लीजिएगा एक बार। लीड्स रिपोर्ट यानी लॉजिस्टिक्स इंडेक्स वाला, और एक इस कौन सा ऊर्जा दक्षता रिपोर्ट। अच्छा, रिपोर्ट में भी बड़ा अच्छा पूछते हैं, क्या पूछते हैं कि लड़का कर ही ना पाए, पहला दूसरा नहीं पूछते हैं। पूछा टॉप 1 में 5 आए थे, 5 राज्य थे, उन 5 राज्यों में कौन नहीं है, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, समझ रहे हैं। तो पूछने का तरीका भी अनूठा होता है, मतलब ऐसे क्वेश्चंस को उनको बेहद प्यार है, ठीक है ना, मतलब ठीक, हाँ, मतलब ऐसे प्रश्न अगर उनको वो न डालें तो चैन नहीं आएगा बच्चों को, मतलब हर तरह से क्या कर देंगे, ठीक। तो ये सबसे पहले याद रखिएगा कि किस मंत्रालय के द्वारा ये रिपोर्ट जारी हुई है? विद्युत मंत्रालय, ठीक है ना, क्लियर। इसमें क्या है? राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स है। कोई चार्ट बनाया है? चार्ट नहीं बनाया है, ऐसे ही दे दिया है, समूह में कर दिया है। समूह देखिए क्या है, इसमें 4 समूह बनाए गए हैं, ठीक है ना, 1 2 3 और 4। एक जो है वो 15 से ऊपर वाले, मतलब 15 से ऊपर, ठीक है ना, 15 से बड़े, यहाँ 5 से 15, ठीक, और यहाँ क्या 1 से 5, और यहाँ क्या है 1 से कम हो, ठीक है ना, क्लियर, ऐसा बांटा गया, ठीक। अब इसमें क्या है? ये प्रतिशत है, जैसे इसमें दे दिया गया है जो संकेतक, यहाँ क्या है? फ्रंट रनर या अग्रणी को कुल मूल्यांकन स्कोर 60% से अधिक, अचीवर्स जो होंगे वो 50 से इतने, दावेदार जो होंगे, और फिर आकांक्षी, ये 4 में बांट दिया गया है। अब इसमें क्या किया गया है? इस समूहों में इन लोगों को रख दिया गया है कि समूह 1 में महाराष्ट्र है, 2 में आंध्र प्रदेश, सबसे ज्यादा 3 में असम, और चौथे में त्रिपुरा। अग्रणी राज्यों की संख्या 7 से घटा करके कितनी हो गई है? 5 हो गई है, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछेगा कि भैया ये बताओ कि अग्रणी राज्यों में कौन शामिल नहीं है, ठीक है ना। तो अग्रणी राज्यों में कौन भाई पहले 5 थे और अब कितने हो गए? 4 हो गए। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु की स्थिति क्या है? यथावत है, ठीक है ना। तो 7 में से 5 हो चुके हैं, ये याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद आइए, उसके बाद दिया हुआ है 2 राज्य असम और केरल सफल अचीवर्स में, ठीक है ना, ये अचीवर्स में है। फिर उसके बाद दावेदार श्रेणी में कौन आ रहा है? आपके हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश दावेदार, ये याद रखिएगा, ये तो आपको बेहद याद रखना है। क्यों? उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश दावेदार है, उत्तर प्रदेश कौन है? दावेदार है। अगर पूछा जाए राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में उत्तर प्रदेश किस श्रेणी में शामिल है? आकांक्षी में है, दावेदार में है, अचीवर्स में है, ठीक है ना। तो आप किसको बोलोगे? दावेदार, ठीक है ना, रखा गया है, ठीक है ना। तो हाँ, उत्तर प्रदेश दावेदार है, ठीक, क्लियर। तो ये रिपोर्ट है, एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। अब देखिए नीति आयोग, हमने कई बार बताया है कि नीति आयोग की रिपोर्ट्स और महिलाओं से रिलेटेड समाचार या जो भी रैंकिंग वोंकिंग है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक। तो नीति आयोग आ ही गया। नीति आयोग पे देख लीजिए कि एक रिपोर्ट है स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा VNR, ठीक है ना, क्लियर। तो ये रिपोर्ट को हम लोग क्या कहते हैं? वॉलंटरी नेशनल रिव्यू, ठीक है ना, स्वैच्छिक राष्ट्रीय समीक्षा, ठीक है ना, क्लियर, इस रिपोर्ट का नाम है। तो पूछा जाए कि VNR रिपोर्ट SDG के लिए कौन जारी करता है, तो आप बोलोगे कौन? आपका नीति आयोग, ठीक है ना, क्लियर। और ये किस पर आधारित है? इकोसॉक पर, यानी संयुक्त राष्ट्र का जो आर्थिक और सामाजिक परिषद है उस पर आधारित है। जो SDG गोल्स दिए गए, SDG यानी क्या? सस्टेनेबल डेवलपमेंट
गोल्स, कितने गोल हैं? 17 गोल हैं जो 2030 तक हमको अचीव करना है। ठीक है ना, क्लियर? उसी पर आधारित ये रिपोर्ट है, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक, अब आगे आ जाइए। नेक्स्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक, एसडीजी की दिशा में भारत की प्रमुख उपलब्धियां। ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, सब में भारत ने क्या क्या मतलब वो किया है, ठीक है ना, उपलब्धि हासिल की है। ये रिपोर्ट किसके थ्रू है? और ये नीति आयोग के थ्रू बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पॉइंट्स को एकदम रखिएगा और इनको अपने एग्जामिनेशन खासकर मेंस में शामिल करना होता है। ठीक है ना, क्लियर? पहला भाई एसडीजी किस में आएगा? आपके इन्वायरमेंट वाले सेक्शन में आता है। ठीक है ना, तो एसडीजी में गरीबी का अंत कितना हुआ भाई? 2022-23 तक 2.3 पहुंच चुका है। ठीक है ना, भूखमरी कितनी पहुंच चुकी है भाई? कितने मिलियन टन हो गया है। ठीक है ना, ये खाद्यान्न उत्पादन मतलब। ठीक, अब लैंगिक असमानता या समानता, इसमें आ जाइए। तो महिलाओं के पास 45% से अधिक निर्वाचित सीटें हैं कहाँ? स्थानीय निकायों में। स्थानीय निकाय यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में। स्थानीय निकाय में कौन कौन आएंगी? आपके भाग 9 A, B, ठीक है ना, ये सब आएंगे। आगे आइए, फिर उसके बाद हमारा इतने से इतने पे ये देखिएगा, फिर स्वच्छ जल और स्वच्छता यानी 6वें में अगर देखा जाए तो बढ़ करके स्वच्छता कितनी हो गई है? 17 से सीधे बढ़ करके 80 पे आ गई है। ठीक है ना, SDG 7 किफायती और स्वच्छ ऊर्जा अगर देख लिया जाए तो कितनी ऊर्जा आपको गैर जीवाश्म, भाई गैर जीवाश्म ही स्वच्छ होते हैं, यानी कौन? रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, अक्षय ऊर्जा जिनको कहा जा रहा है। तो अक्षय ऊर्जा इस समय 47.37 पे आ गया है। उद्योग, नवाचार और अवसंरचना यानी ट्रिपल आई यानी इंडस्ट्री, इनोवेशन और हमारा कौन? इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 9 है। 9 को हम लोग क्या कहते हैं? ट्रिपल आई। 9 को क्या कहते हैं? ट्रिपल आई, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। इनमें जो है भारत की रैंकिंग 48 से सुधर करके कितनी हो गई? 39 उपलब्धि है। ठीक है ना, तो इसे आप लोग याद कीजिएगा। ठीक है ना। अच्छा, ये सब चीजें हैं, सारी रिपोर्ट्स हैं। इन सब रिपोर्ट्स को आप लोग एक एक बार पढ़िएगा। जो ना समझ में आए वो हमसे पूछिएगा। और एक काम और मैं कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है ना, कि मैं आप लोगों को यूपी का इसका